मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। अब हम लोग अपने इस नए लेक्चर में थर्ड ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसी क्रम में हम आज कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए उसका इनडायरेक्ट मेथड स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, डायरेक्ट मेथड की हमने बात की थी जिसमें हमें सेल्स दी हुई हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस हों और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हों। इन तीनों से हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते थे और उससे हमने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था। क्लियर। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन उस कंडीशन में आपको इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना होगा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है बच्चों, हमारा क्वेश्चन रिवर्स जाता है। रिवर्स जाने का मतलब है कि हम अपना क्वेश्चन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है तो हम उस नेट प्रॉफिट से रिवर्स जाते हैं। उसमें से जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम हटा देते हैं, जो डिडक्ट किए हुए हैं उन्हें फिर से ऐड कर देते हैं। और अगर ऐसी कोई भी इनकम्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं हैं, उसमें ऐड की हुई हैं तो हम उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वापस से जो अपना नेट प्रॉफिट है उसको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। देन उसके बाद अगर हमारे वर्किंग कैपिटल में कोई भी चेंजेस हुए हैं, हमने बात की थी वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस हम लेते हैं। तो अगर हमारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, आई मीन अगर वो इंक्रीज़ होती हैं या वो डिक्रीज़ होती हैं, तो उसका एडजस्टमेंट भी हमें यहाँ पर करना होता है, जिसे हम बोलते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, आपको इस एडजस्टमेंट को इस तरह से समझना है कि अगर कैश आता है तो प्लस कर दीजिए और कैश जाता है तो माइनस कर दीजिए। अब सपोज़ कीजिए आपके पास पहले से फर्नीचर था 1 लाख रुपीज़ का। क्लियर। अब आपका फर्नीचर ईयर के लास्ट में 1,50,000 का हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 50,000 से आपकी असेट इंक्रीज़ हो गई। चलिए, तो मैंने फिक्स असेट की बात की। अगर मैं करंट असेट की बात करूं, सपोज कीजिए कि आपके पास स्टॉक था, स्टॉक 1 लाख से 150 हो जाता है, देन 50,000 से इंक्रीज़ हो गया। और ये इंक्रीज़ कैसे होगा, आपने किसी को कैश पेमेंट किया है तभी तो वो इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब 50,000 से क्या हो गया, आपके सोर्सेज यूज़ हो गए हैं। मतलब 50,000 से क्या हुआ, आपका कैश आउटफ्लो हो गया है। आपने किसी को कैश पेमेंट्स किए हैं तो कैश में कमी आ गई, डिक्रीज़ हो गया। तो इस तरह से अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, हमें उसे माइनस करना है। लेकिन अगर एसेट्स कम हो जाती हैं, कम होने का मतलब है कि सपोज़ कीजिए BR 1 लाख रुपये के थे, अब साल के लास्ट में वो 60,000 के रह जाते हैं, तो उसका क्या मतलब हो गया कि 40,000 कहाँ चला गया, 40,000 से BR कम हो गए, यानी कि हमारे पास कैश आ गया है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो करंट एसेट है वो डिक्रीज़ हो गई। करंट एसेट अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो इट मीन्स कैश का इनफ्लो हो रहा है, और आपके पास अगर कैश आता है तो आप उसे ऐड कर दीजिए और अगर कैश जाता है तो माइनस कर दीजिए। सीधा सा फंडा है ना। और अगर हम स्पेसिफिक टर्म्स में कहें तो करंट एसेट्स में डिक्रीज़ को ऐड किया जाता है और इंक्रीज़ को लेस किया जाता है। उल्टा होता है, हमेशा रिवर्स होता है। और अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो इसका जस्ट रिवर्स उसमें होगा। अगर लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है। आपके पास सपोज़ कीजिए कोई भी शॉर्ट टर्म लोन था, आपके पास पहले 50,000 के लोन्स थे शॉर्ट टर्म, अब वो बढ़कर अगर 80,000 के हो जाते हैं तो इसका मतलब 30,000 का लोन बढ़ गया, तो आपके पास 30,000 कैश आ गया, कैश इन फ्लो हो गया, ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से 30,000 ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो आपको उसे ऐड कर देना है, और अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी तो आप उसे लेस कर देंगे। तो इस तरह से आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इसमें एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों, आपको इसमें कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ देना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, जस्ट बिकॉज ये तो हमारी मेन बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, उसका तो बैलेंस ही हमें कैलकुलेट करना है ना। तो उनको छोड़कर बाकी सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट यहाँ पर होगा। क्लियर। देन उसके बाद लास्ट में वही, आपको अगर कोई इनकम टैक्स का पेमेंट आपने किया है, इनकम टैक्स पेड है तो वो माइनस कर दीजिए। अगर इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है तो फिर कैश आया तो ऐड कर दीजिए। सीधा सा फंडा है, कैश आता है तो प्लस करना है, जाता है तो माइनस करना है। अगर किसी भी एक्टिविटी में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बस इतना सा सोचिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कैश इन फ्लोज, भाई शामिल कर लो।
अपने ग्रुप में शामिल कर लो तो ऐड कर लो, और अगर कैश आउटफ्लोज बाहर जाता है तो जाओ भाई भीड़ कम हो गई हमारी, माइनस कर देंगे, सीधा सा फंडा है। क्लियर? और लास्ट में अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, उनसे कोई कैश इनफ्लोज हैं तो ऐड कर दीजिए, आउटफ्लोज हैं तो माइनस कर दीजिए, तो हमारी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो इनडायरेक्ट मेथड में न तो हमारे पास सेल्स हैं, ना हमारे पास परचेजेस हैं, है ना हमने डायरेक्टली ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड या लेस किया है, तो हम रिवर्स चलते हैं। क्लियर? तो देखिए इसका परफॉर्मा कैसे बनता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है। तो देखिए इसके इनडायरेक्ट मेथड में मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे, 2 कॉलम्स तो हमेशा ही बनेंगे, एक इनर एक आउटर, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, है ना। और जो भी आपकी करेंसी है वो यहाँ पर आ जाती है। देन उसके बाद देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L। प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है हम उससे शुरुआत करते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर P&L के बाद हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अगर नेट प्रॉफिट में हम फिर से ऐड कर देंगे, अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो पहले से डिडक्टेड है ना। तो ऐड कर दीजिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोज विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। तो इसमें हम क्या क्या शामिल कर लें बच्चों, इसके अंदर हमारा आ जाएगा लाइक डेप्रिसिएशन आ जाएगा, है ना। कोई भी असेट्स रिटर्न ऑफ की गई हैं, तो जैसे कि गुडविल अमोर्टाइज्ड है, रिटर्न ऑफ है, बोथ आर सेम वर्ड्स, गुडविल रिटर्न ऑफ है। आपने कोई भी प्रोविजंस क्रिएट किए हैं तो वो भी डिसअलाउ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिसअलाउ होती हैं। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सो ऑल दीज आर डिसअलाउड हियर, है ना। डिसअलाउ करने का मतलब है हमने जिसे लेस किया था हमने उसे फिर से ऐड कर दिया। और इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसी इनकम्स हैं जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, या फिर नॉन कैश हैं, तो उन्हें हम यहाँ से हटा देंगे। यानी कि हमने उन्हें ऐड किया हुआ था प्रॉफिट में तो लेस कर देंगे। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो भी आप यहाँ पर वापस लेस कर देंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये हमारी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट्स नहीं हैं, तो हम इसे भी यहाँ से हटा देंगे, यानी कि लेस कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, उसमें फ्लक्चुएशन से आपको कोई प्रॉफिट्स या लॉस हो रहे हैं जिन्हें आपने P&L में क्रेडिट किया हुआ है प्रॉफिट्स को, तो हटा दीजिए। अगर लॉसेस डेबिट किए हुए हैं तो फिर से ऐड कर दीजिए, है ना। इट डिपेंड्स आपके क्वेश्चन में क्या है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं और फिर हमें इस नेट प्रॉफिट से जो भी ऐड लेस करके मिलता है हम उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC मीन्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस। या फिर इसको हम एक और बात बोल सकते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, इसे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जा सकता है बच्चों। तो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हमें क्या एडजस्टमेंट करना है वर्किंग कैपिटल का, ऑब्वियसली हमने लिखा है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो हम इसमें जो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज और डिक्रीज है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे हम, ऐड कर दीजिए आप इसमें ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, CA मीन्स करंट एसेट्स, ठीक है। अब करंट एसेट्स में आप ध्यान दीजिएगा एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, अंडरस्टूड है। और इसी तरीके से इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज BO, है ना। और लेस क्या कर देंगे हम, लेस इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। यानी इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि करंट एसेट्स के लिए रिवर्स होता है, अगर कम हो गई तो प्लस होगी, बढ़ गई तो माइनस कर दीजिए। और लायबिलिटीज़ के लिए सीधा सीधा होता है, करंट लायबिलिटीज़ बढ़ गई तो प्लस कर दो, कम हो गई तो माइनस कर दो। या आप कोई भी लॉजिक एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये आया। अब हमारे पास जो भी आएगा
हम इसे क्या बोलेंगे, मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, इसे हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब अगर आपने इसमें से कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट किया है तो आप उसे लेस कर देंगे, दैट इज इनकम टैक्स पेड। और फिर जो आएगा उसे हम बोलेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स but before extraordinary items। ठीक है ना। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो सकते हैं। एक इतने बड़े बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई भी ऐसे इनकम्स हो जो कि बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होती हैं, दैट वुड बी एबनॉर्मल। ओके, तो ऐसी कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस हमने बात की थी, कोई भी आपका केस चल रहा है तो उसमें आपको अगर कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग हो जाती है कैश की, देन उसके अलावा अगर आप स्पेक्यूलेशन से कोई भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, इंश्योरेंस से आपको कुछ भी मिलता है, तो वो सब इसमें हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद अब इसमें ऐड और लेस, आई कांट से कि ये प्लस होगा या माइनस होगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं आप उसका एडजस्टमेंट करेंगे। और अब जो आएगा हम उसे बोलेंगे दैट इज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो समझ आया आपको। आई होप आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट प्रॉफिट एज पर P&L। इसमें आप ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रिसिएशन हर क्वेश्चन में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कोई भी आपने अगर एसेट्स रिटर्न ऑफ की हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, वो कोई भी प्रोविजंस आपने बनाए हैं, वो भी आप केवल एक अकाउंट्स का ट्रांसफ़र करते हैं, एक्चुअल में कैश का ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये सब, देन लेस कर इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या इस तरह की कोई भी एडजस्टमेंट्स है जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अब आप इसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देंगे, करंट एसेट्स डिक्रीज हो या करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो ऐड कर दीजिए, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर इसका उल्टा है तो लेस कर दीजिए। करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो प्लस, कम होती हैं तो माइनस, और करंट एसेट्स इसका रिवर्स होती हैं। तो हमारा जो आएगा उसे हम बोलेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देन इसमें इनकम टैक्स पेड माइनस हो जाएगा, कैश फ्लोज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, अभी उसका एडजस्टमेंट बाकी है, देन आप इसको शो करते हैं, देन ये हमारा होता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड स्टडी करते हैं। हमारी जो क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड पर बेस्ड ही होती हैं, है ना। 99% हमें यही मेथड सॉल्व करना होता है, 1% में हम डायरेक्ट मेथड को लेते हैं, उसके चांसेस इतने कम होते हैं। तो अब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स में आगे आते हैं तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके।